तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल अब ये वापस आ चुका था और इसके फादर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ टाइजू। अब आगे वांगलिंग फिलहाल शांत था, पर तुरंत ही जो वांग जुओ था वो बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस बच्चे के पास कोई टैलेंट नहीं है, फालतू में इसने हमारा एक सीट खराब ही किया। मैं तो पहले टेस्ट में ही पास हो गया था और मुझे बाद में सुनने को मिला कि ये तीनों टेस्ट में फेल हो चुका था। अब ये सुन करके फोर्थ अंकल को ज़्यादा गुस्सा आता है और ये वांग जुओ को डांटते हैं, पर वांग जुओ इसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिलहाल वांगलिंग के फादर मानो ये 10 साल और भी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो और वांगलिंग भी अब इनसे माफ़ी मांग रहा था। पर इसकी माँ ये समझ रही थी कि वांगलिंग काफ़ी निराश है, तो फिलहाल ये उसे संभालती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसके फादर भी समझाते हैं कि फिलहाल तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वांगलिंग कह रहा था अब मैं आपसे अगली जन्म में मिलूंगा। पर इसके फादर कहते हैं घर पे चलो और अच्छे से पढ़ाई करो। अब यहाँ पर जो 6th अंकल भी थे वो भी वांगलिंग की बुराई करने लगते हैं और फिलहाल सभी से डिफेंड जो कर रहे थे वो थे 4th अंकल। बाकी भी इसकी जो फीमेल रिलेटिव्स थी वो भी अब कुछ बकवास करने लगती है। इवन एक आंटी तो ऐसा भी कहती है वांगलिंग की मॉम से कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे तय कर दिया था तुम्हारे बेटे से, पर अब मैं फिलहाल उसे रिजेक्ट करती हूँ। और ये सब देखकर वांगजुओ के फादर ये काफ़ी खुश थे। वांगजुओ के फादर जब ये ज़्यादा बोलने लगते हैं तो वांग टियानशु यानी कि वांगलिंग के फादर भी बोलते हैं कि फादर ने मेरे लिए भी इनहेरिटेंस छोड़ा था और ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे सब मालूम है। फिलहाल 4th अंकल इन्हें शांत करते हैं और वांगजुओ ये अभी भी वांगलिंग के मजे ले रहा था कि जहाँ भी जाना बता देना कि तुम वांग फैमिली के एक ट्रैश हो। पर फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर सभी की तरफ देखता है और लास्ट में वांगजुओ की तरफ देखकर कहता है कि मैं वांगलिंग, मैं निश्चय ही एक इमॉर्टल स्कूल में एंटर करूँगा और तुम लोगों ने जो मेरे फादर वगैरह का मजाक बनाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब ये सुनकर के वांगजुओ और तेजी से हंसने लगता है। अब इस समय 4th अंकल भी वांगजुओ पर गुस्सा करने लगते हैं और फिलहाल वांगलिंग इन्हें रोकता है। मैटर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का हो चुका था। अब यहाँ से लोग बाहर भी जब निकल रहे थे तो बाकी जो रिलेटिव्स थे अभी भी इन पे हंस रहे थे। 4th अंकल फिलहाल इन लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और फिलहाल वांगलिंग के फादर इसे समझा रहे थे कि मुझे जब घर से बाहर निकाला गया था तो उस समय तो काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, ये कुछ भी नहीं है, तो तुम टेंशन मत लेना। वांगलिंग भी इन्हें समझाता है कि फादर मदर आप टेंशन मत लेना, मैं कोई भी काम बेवकूफ़ी में नहीं करूँगा। इसने अब एक सपना देखा था कि इसको एक इमॉर्टल बनना है, तो ये बन के रहेगा। अब फिलहाल रात का समय हो चुका था। वांगलिंग की नींद अचानक से खुलती है। ये तुरंत यहाँ पर एक लेटर लिखता है। फिलहाल इसके पेरेंट्स ये दोनों सोए हुए थे और फिलहाल ये सोचता है कि मैं एक बार फिर से हैंगयू सेक्ट में ट्राई करूँगा, आखिरी बार। और एक बैग लेकर ये लड़का यहाँ से निकल जाता है। चंद्रमा की चमक के आगे ये धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा था। समय बीतते जाता है। 1 सप्ताह निकल चुके थे और फिलहाल ये माउंटेन के जो इनर पार्ट्स थे वहां पर एंटर कर चुका था और सामने में अब इसे हैंगयू सेक्ट का एंट्रेंस अब ये नजर आ सकता था। हालांकि पैर में इसके कई सारे कांटे वगैरह ये अभी भी चुभे हुए थे, पर जब ये माउंटेन की तरफ देख रहा था तभी इसके पीछे से एक वाइल्ड एनिमल की आवाज सुनने को मिलती है और ये था एक व्हाइट टाइगर और ये काफी तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग अब समझ चुका था कि मृत्यु इसकी काफी नजदीक है और ये मन ही मन कहता है कि फादर मदर मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, ये एक गुड बाय है। और फिलहाल ये एक चोटी पर था और सीधा इस पर से ये कूद जाता है। अब जब ये कूदता है तो नीचे में बहुत सारे पेड़ थे, उनसे टकराते हुए ये नीचे गिर रहा था। हालांकि ब्रांचेस की वजह से ये मरता नहीं। कुछ समय बाद इसकी आंखें खुलती हैं, कपड़े फट चुके थे, बॉडी से खून अभी भी बह रहा था। इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इसकी बॉडी में हड्डियां भी हैं कि नहीं। आसपास जब ये देखता है तो इसके सामने में एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। बेसिकली ये इस गुफा में था, जब ये गिरता है तो गुफा के अंदर एक सक्शन फोर्स था जिसने कि इसे खुद खींच लिया था और इसी गुफे ने बेसिकली इसकी जान बचाई थी, क्योंकि जब ये कूदा था तो इसकी आंखें तो बंद हो चुकी थी, सीधा गिरता तो ऊपर निकल जाता। और इस समय वांगलिंग एक और चीज देखता है। थोड़ी समय बाद ही एक चिड़िया जो कि उड़ रही थी उसे भी ये गुफा खींचने लगता है। 30 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद ये शायद बर्ड मारी जाती है। तो ये न तो नीचे गिरा था न तो ऊपर था, यानी जब ये कूदता है तो बीच में ही किसी ऊंचाई पर एक गुफा था जो कि इसे खींच चुका था। तो पूरा नीचे जंगल था, ऊपर में पहाड़ी था, पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। समय बीतते जाता है और वांगलिंग ये कमजोर होते जाता है, यानी कि एक तरह से ये स्लो डेथ की तरफ बढ़ते रहा था। इसे मालूम था अब ये जो चिड़िया मरी हुई थी फिलहाल इसे ये खाने लगता है, क्योंकि ऑप्शन कुछ था नहीं। एक बार फिर से उसको अपने 4th अंकल माता पिता वगैरह की यादें आती हैं और साथ में वो जो हैंगयू सेक्ट के वो कोल्ड आई वाले मास्टर थे उनकी भी। फिलहाल ये जो चिड़िया थी
इसका आधा मांस तो खा चुका था, पर इसकी बॉडी को ये देखता है और इस चिड़िया की बॉडी में एक रेड बीड था। ये भी हैरान था कि इस चिड़िया की बॉडी में एक बीड कैसे हो सकता है। बीड मतलब कोई गोल सा ऑब्जेक्ट था, ऐसा समझ लो। और इसे याद आता है कि जब ये गांव में रहता था तो एक बुक में इसने पढ़ा था कि जब चिड़िया कुछ लंबा जीती है, यानी कि जानवर वगैरह भी, तो उनके बॉडी में एक डांटियान बन जाता है, जिसे कि हम डाउकोर भी कह सकते हैं। और जो भी डाउकोर बना लेता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। इवन अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो वो भी फ्यूचर में रीग्रो कर सकता है। अब ये सोचता है शायद इसकी मदद से ये हील कर सकता है और हैंग्यू सेक्ट में शायद ये पास भी कर सकता है, पर बीड को खाया नहीं जा सकता। और फिलहाल ये अपने कपड़ों से इसे पूछता है। बीड का जो कलर था वो ग्रे रंग का था और इस पर 5 क्लाउड्स ऐसा निशान वगैरह बने हुए थे और ये काफी शायद पुराना था। ये इसे जबरदस्ती खाने की कोशिश करता है, पर फायदा कुछ नहीं था। फिर ये सोचता है शायद ये डाउकोर हो ही ना। रात का समय हो चुका था और टेम्परेचर ये काफी तेजी से नीचे जाने लगता है। रात बीतती है, सुबह का समय होता है और ये सोच रहा था क्या मैं जिंदगी भर यानी मरने से पहले तक यहीं पे रहूंगा। और हड्डियां इसने जो थोड़ी बाहर में रखी थी उस पर पानी के यानी ओस की बूंदें इकट्ठी हो गई थी। फिलहाल उन्हें ये पी रहा था। इसके बीड पर भी ये ओस की कुछ बूंदें थी और फिलहाल ये इन्हें जब अपनी बॉडी पर लगाने लगता है तो मानो उसकी इंजरीज ये हील होने लगती हैं। जो बॉडियां फुली हुई थी ये भी अब पचक चुकी थी। अब इसे समझ में आता है शायद ये जो स्टोन बीड है ये कोई ट्रेजर हो सकता है। और फिलहाल कुछ दिनों तक वांगलिंग यहाँ पर सरवाइव करते रहता है। बाहर से पानी इकट्ठा कर लेता था स्टोन बीड के थ्रू, और कुछ खाने को मतलब कोई जानवर मर जाए या कुछ वैसा तो ये उन्हें खा लेता था। अब ये जो गुफे का सक्शन फोर्स था बीच बीच में रुक जाता था। फिलहाल इसके पास जो कपड़े थे इन्हें बांधता है और नीचे उतरने को यह देखता है। अचानक से इसका ग्रिप ढीला हो जाता है, पर कपड़े में बंधे होने के कारण ये बीच में ही लटक जाता है। और जब ये नीचे की तरफ देखता है तो इसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अभी भी यह जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर था। ये एक बार फिर से नीचे में जो ब्रांच था उसमें कपड़े को बांधता है और फिर से नीचे उतरने लगता है। अब धीरे धीरे ये जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर था। अब जब ये नीचे उतर रहा था इसके कपड़े फटने लगते हैं। हालांकि ये कैसे भी करके नीचे उतर तो जाता है, पर जमीन में गिरते वक्त इसे फिर से कई कट्स लग जाते हैं। फिलहाल बस अब ये यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई बीस्ट इस पर अटैक ना कर दे। और इस दौरान इसे एक आवाज भी सुनने को मिलती है कि वांगलिंग तुम कहाँ हो। और ये हैरान था क्योंकि यह जो आवाज थी इसके फादर की थी और ये भी चिल्लाता है कि डैड मैं इधर हूँ। अब यहाँ पर दूर से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से एक हैंग्यू सेक्ट का डिसाइपल था और साथ में वांगलिंग के फादर थे। और अपने बेटे को इस हालत में देखकर इसके फादर भी इस बार रोने लगते हैं। ये इसे गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे बारे में तुमने एक बार सोचा भी नहीं। वांगलिंग को भी लगता है शायद इसके फादर ऐसा सोच रहे हैं कि ये सुसाइड करने जा रहा था। अब ये जो हैंग्यू सेक्ट का डिसाइपल था जैंग करके, ये भी वांगलिंग को देखता है और पहाड़ी की तरफ देखकर जहां पर कपड़े बंधे थे ये खुद हैरान था कि ये बंदा ये बचा कैसे। और वो जो सक्शन फोर्स था उसे भी ये फील कर सकता था। और ये अंकल वांग टियानशान को बताता है कि आपका बच्चा ये कूदा ही था, पर उस गुफा ने इसे बचा लिया था। और फिलहाल ये डिसाइपल क्योंकि ये उड़ सकता था तो इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है और ये हैंग्यू सेक्ट के पीक पर लेकर इन्हें जाता है। वांगलिंग को यहाँ पर आकर थोड़े अलग ही इमोशंस आते हैं। आगे में इसकी मुलाकात इसकी माँ से भी होती है और साथ में यहाँ पर 4th अंकल भी थे। वांगलिंग अपने मदर फादर को पूरा चीजें बताना चाहता था, पर फिलहाल ये बता नहीं पा रहा था। और इधर सीन शिफ्ट होता है। वो जो डिसाइपल जैंग थे वो हैंग्यू सेक्ट के हॉल में कई सारे एल्डर्स को ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और यहाँ पर एक एल्डर थे जो कि रेड फेस्ट के थे और कहते हैं कि एक मॉर्टल से हमें क्या करना है, चाहे वो मरे या जिए। अब वो सेलेक्टेड नहीं हुआ था तो इसमें उसकी गलती है। बगल में एक और एल्डर थे और वो भी इनकी बात से सहमत थे। और यहाँ पर एक और ओल्ड मैन थे जो कि फिलहाल चाय पी रहे थे और ये कहते हैं अगर ये 500 साल पहले की बात होती तो मॉर्टल्स क्या करते हैं हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। और एक और ओल्ड मैन थे जो कि कहते हैं अगर वो कूद रहा था तो दोबारा से कूद सकता है, तो क्यों ना हम एक एक्सेप्शन करें और उसे यहाँ पर डिसाइपल बना लें। अब ये सुनकर के रेड फेस्ड ओल्ड मैन ये भी हैरान थे और कहते कि एल्डरली क्या हमारा हैंग्यू सेक्ट इतना नीचे गिर जाएगा कि एक मॉर्टल को सेलेक्ट कर लेगा जिसके अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। एल्डरली फिर से कहते हैं कि एल्डर माँ लीडर ने मुझे बोला था इसे हैंडल करने के लिए, क्योंकि अगर ये बच्चा यहाँ मर गया मतलब कूद वगैरह करके तो बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं यानी पेरेंट्स उनके बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे नहीं, तो बात की गंभीरता को समझो। दूसरे एल्डर भी कहते हैं ठीक है हम उसे डिसाइपल बना लेते हैं और अगर 8 से 10 साल में वो कल्टीवेट नहीं कर पाया तो हम उसे वापस भेज देंगे। अब यहाँ पर एल्डर ली के अलावा 2 और एल्डर थे जो कि फिलहाल कुछ बोलते नहीं। इनमें से एक मिडिल एज्ड मैन ये कहते हैं मन ही मन में कि वांगलिंग जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है। तुम्हारे 4th अंकल ने
मुझे एक पीस ऑफ मेटल दिया था। मुझे भी नहीं पता कि एक मॉर्टल को ऐसा मेटल कहाँ से मिल सकता है। ये मेटल जो भी चीज का था ये काफी मिस्टीरियस था और फोर्थ अंकल की वजह से ही शायद इन्होंने वांग लिंग को एक्सेप्ट किया था। 2 दिन बीत जाते हैं। इसके पेरेंट्स भी काफी खुश थे क्योंकि न्यूज इनको मिल चुका था और वांग लिंग भी सोचता है कि ये सीरियसली कल्टीवेट करेगा। फिलहाल ये जिसके अंडर में था यानी बाकी जो सीनियर डिसाइपल्स थे ये भी इसके मजे लेते हैं। अच्छा तुम वही हो जो कूद रहे थे। वांग लिंग कुछ बोलता नहीं है और फिलहाल ये बंदा कहता है कि कल से तुम्हारा यही काम है कि तुम लोगों को पानी परोसोगे। और चाइनीज में है कि 10 बोतल या जो भी होगा, मतलब काफी बड़ा काम था पानी परोसने का। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। और जैसे कि नॉर्मल डिसाइपल्स रहते हैं उनके कलर अलग होते हैं और जो ट्रू डिसाइपल्स होते हैं उनके कपड़े अलग रंग के होते हैं। वांग लिंग इनसे पूछता है कि मैं रहूंगा कहाँ पे। अब ये बंदा बोलता है कि नॉर्थ की तरफ चले जाओ और अपना बैज दिखाना, वहां पे तुमको रूम मिल जाएगा। वांग लिंग यहाँ से चला जाता है। अब ये यूथ फिर से बोलता है ये लड़का सच में वेस्ट है। वांग लिंग जब ट्रैवल कर रहा था इसने बहुत सारे डिसाइपल्स देखे जो कि ग्रे कलर के कपड़ों में थे। यहाँ पर इसे एक येलो क्लॉथ के डिसाइपल दिखते हैं और इन्हें ये बैज दिखाता है और ये बंदा वांग लिंग को एक रूम की तरफ इशारा कर देता है और ये बंदा भी इसे कोल्ड लुक ही दे रहा था। पर वांग लिंग को मानो अब इसको आदत हो चुकी थी। वांग लिंग रूम में एंटर करता है। यहाँ पर 2 बेड पड़े हुए थे लकड़ियों के बने हुए, एक टेबल और 2 कुर्सी जो कि फिलहाल काफी नए लग रहे थे। वांग लिंग को भी मालूम था कि फिलहाल इसे इमॉर्टल टेक्निक सीखने को नहीं मिलेगा, बस पानी परोसना है। और फिलहाल इस दौरान ये जो बीड इसने पाया था अपने चेस्ट के पास, इसने उसे पहना था और उसे ये टच करता है। रात का समय हो चुका था और यहाँ पर एक लड़का और एंटर करता है। वांग लिंग को देखकर ये हैरान था और बिना कुछ बोले ये भी अपने बेड पर पड़ जाता है। फिलहाल वांग लिंग को इसके पेरेंट्स ने कुछ चिप्स वगैरह यानी ड्राई फ्रूट्स के भी पैकेट्स दिए थे तो उन्हें ये खाता है। वांग लिंग जब इन्हें खा रहा था तो वो बंदा भी फाइनली बोलता है कि क्या मुझे भी मिल सकता है। वांग लिंग भी कहता है खा सकते हो। ये बंदा भी काफी खुश हो जाता है और वांग लिंग से कहता है कि 2 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है वैसे। वांग लिंग इसे अपना नाम बताता है। ये भी कहता है अच्छा तो तुम ही हो वो वांग लिंग जो कि पहाड़ी पे से कूद रहे थे। अब गलती से पूरी बात बोल देता है पर इसे समझ में आता है और ये अपना नाम बताता है जैंग हू। और ये कहता है कि फिलहाल सेक्ट में तुम्हें सभी जानते हैं, मतलब तुम्हारे जो कारनामे थे, मुझे ब्लेम मत करना। वांग लिंग इससे भी नहीं बताता है कि ये कूद नहीं रहा था, सिचुएशन ही कुछ वैसा था। जांग हू भी इसे समझाता है कि अपने खानों को बचा के रखना, क्या पता तुम्हें फ्यूचर में खाना भी ना मिले। ये लोग काफी बुरे हैं, यानी जो येलो कपड़े वाले लोग हैं वो हमें तो इंसान भी नहीं समझते। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, स्टोरी कैसी है इस सीरीज की।